हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से थैंक यू करना चाहता हूं कि कल हमारे यूट्यूब चैनल पर 3K जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उसी खुशी में मैंने आज ही एक कोर्स को लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर 1000 से 1500 MCQ आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल डीपली डिस्कशन के साथ। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी YouTube चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सके और वो भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस कोर्स से। आपको बेस्ट कोर्स मिलने वाला है फॉर रिवीजन विद 1000 से 1500 MCQ के साथ, वो भी हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में। और 10 यूनिट है, आपको पता है हमारी पेपर 1 की, ये पेपर 1 के ऊपर है जो हमारा कोर्स है ये। और पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट है और हर यूनिट में जो भी मैं क्लास लूंगा, ईच क्लास में आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और हर यूनिट के ऊपर, जितनी हमारी 10 यूनिट है, 10 यूनिट के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर मान लो मैं 15 से 10 क्लासेस लेने वाला हूं, 10 से 15 या 20 भी ले सकता हूं। तो 10 से 15 क्लासेस तो आपको मिलने वाली हैं और दोनों लैंग्वेज में मिलने वाली हैं। जो भी आपकी PDF है वो दोनों लैंग्वेज में होगी और जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी के अंदर होगी। और हर क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चन को समझ पाओ, उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। और यू गेट दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। और डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि डेली वाइज मैं क्या करवा रहा हूं, पेपर 1 का 8:30 बजे नाइट के टाइम पर, 8:30 बजे मैं टेलीग्राम पर आपको क्या करवा रहा हूं, एक क्विज करवा रहा हूं। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इवनिंग के टाइम ज्वाइन करते हैं। और आप इन वीडियोस को भी देखो, साथ में उनको भी देखो। डेली के आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप 20 नए कंसेप्ट सीखोगे। और हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है। और अगर 20 क्वेश्चन करोगे तो 4 दूनी 8, 80 कंसेप्ट आप डेली के सीख सकते हो भाई, अगर सीखना चाहो तो। ठीक है। और जो भी PDF होगी डेली की डेली आपको कहां मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज की क्लास है, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन को डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो किस पर्सन के द्वारा क्या किया गया था, संज्ञात्मक जो डोमेन था उसका वर्गीकरण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, या वो जो मेथड था किस बंदे ने दिया था, वो डोमेन किस पर्सन के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर पहला ऑप्शन है बेंजामिन एस ब्लूम, एच ब्लूम, उसके बाद कैथोल, बेंजामिन एस ब्लूम है, सिम्पोसन ब्लूम। तो इन चारों में से किस पर्सन ने क्या किया था, जो हमारा कोग्निटिव डोमेन था उसका जो क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है जो हमारा क्या है, वो ए ऑप्शन इसका सही है। इसके अंदर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम आएगा। जो देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर सिर्फ एस और एच का फर्क है, ये चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि एस से सैमुअल है, इसका जो रियल नेम है वो क्या है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है। जो क्या थे, हमारे अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। इन्होंने इन इन चीजों के अंदर अपना क्या किया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। और जो ब्लूम टेक्सोनोमी है ना, वो कब दी थी इन्होंने, 1956 के अंदर दी गई थी। जिसके अंदर अभी हम लोग इसका भी आगे वीडियो में पूरा का पूरा जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है ना, इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या थे, डॉक्टर थे, मतलब PhD थे ये। इन्होंने क्या किया था, प्रमोट द हायर एजुकेशन फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन सच एज एनालाइज एंड एवेल्यूएटिंग कंसेप्ट, प्रोसेस, प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल।
इन्होंने बोला था कि जो हम लोग रूट लर्निंग करते हैं ना, रट्टाफिकेशन करते हैं, उसको छोड़कर हम लोगों को हर चीज को क्या करना चाहिए, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं ना, उसको डीपली समझना चाहिए, उसका एनालाइज करना चाहिए, उस कंसेप्ट को इवेल्युएटिंग करना चाहिए, उनके प्रोसीजरों को समझना चाहिए, उनके पीछे प्रिंसिपल काम करते हैं किसी भी कंसेप्ट के पीछे, उन चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि जो हमारी लर्निंग है या हमारा कोग्निटिव है, जो हमारा माइंड है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके। तो इसका जो आंसर था क्या था, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा ये कोग्निटिव डोमेन दिया गया था, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म एज, ऐसा कौन सा टर्म है इन ऑप्शन में से जहां पर एक स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है। तो पेडागोजिकल लर्निंग क्या होता है, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल मैंने अच्छे से करवाया, जैसा मेमोरी लेवल होता है ना, सेम वैसा पेडागोजिकल लर्निंग होता है। इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं एंड्रागोजिकल लर्निंग। एंड्रागोजिकल मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल, बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशनल लर्निंग। तो ये इसका तो बहुत दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है हमारे इस कंसेप्ट से, और लास्ट में आता है कि जो ऊपर में से जो तीन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, एंड्रागोजिकल लर्निंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बात करते हैं मैल्कम नोल्स कौन था। मैल्कम नोल्स वो बंदा था जिसने क्या किया था, एक अपनी थ्योरी दी थी इस कंसेप्ट के ऊपर, किसके ऊपर, एंड्रागोजिकल लर्निंग के ऊपर एक थ्योरी दी थी अपनी। तो इसको भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आने वाली जो टीचिंग का मैंने कोर्स चला रखा है भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, अब डेली का डेली उसकी जो भी पार्ट रह गए हैं उनकी वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो मैल्कम नोल्स था एक पर्सन जिन्होंने थ्योरी दी थी किसके ऊपर, एंड्रागोजिकल के ऊपर थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी बंदा है ना, उस बंदे को किसी भी चीज के लिए सीखने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। तो मतलब उसको इन्होंने ना पांच, ये हमारे 6 कंसेप्ट दिए थे अपनी थ्योरी के अंदर। कौन कौन से थे, नीड टू नाउ, कि एक पर्सन को नीड होनी चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, मतलब बंदा एकदम से मोटिवेट रहे हर चीज को जानने के लिए। एक्सपीरियंस तभी बनेगा उसका उस चीज के ऊपर। सेल्फ कंसेप्ट निकाले हर चीज को समझने के लिए, अपनी थ्योरी मतलब अपनी लैंग्वेज क्रिएट करे, अपनी थ्योरी से समझे उस चीज को। रीडनेस होनी चाहिए उस चीज में। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जो भी कंसेप्ट बंदा सीखता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सोल्यूशन करना चाहिए, हर चीज को समझना चाहिए। जब बंदा सेल्फ डायरेक्टेड हो जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, उनको समझना चाहिए उस चीज को। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो बंदा खुद से अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। ये 6 जो एक थ्योरी थी ना, जो इनकी एंड्रागोजिकल लर्निंग की थ्योरी थी, उसके अंदर इन्होंने ये 6 कंसेप्ट दिए थे जो फंडामेंटल एक्सेप्ट हैं, इनको हर बंदे को मानकर चलना चाहिए। तो ये फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं, इनको मानना ही मानना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हम लोगों ने क्या करना है, आगे कुछ ना कुछ सीखना है, या सेल्फ डायरेक्टेड होना है, या अपने पैरों पर खड़े होना है। तो ये 6 चीजें बंदे को सीख कर चलनी पड़ेंगी। अब नंबर 3 पे बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इज द टीचिंग इज ऑप्शन। इन ऑप्शनों में से हम लोगों ने बताना है कि जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा का कारण है, जो हमारी शिक्षा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण का जो क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है हम लोगों ने। सबसे पहले इन्होंने बताया मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड। उसके बाद मेकिंग असेसमेंट्स एंड हियरिंग रिएक्शंस। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। नन ऑफ द दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। देखो कोई भी
जो हमारा एक टीचर होता है उसको एक कॉलेज के अंदर कोई भी जॉब मिलती है तो उस टीचर का एक फर्ज होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या उनका एक काम होता है कि वो एक स्टूडेंट को अच्छे से क्या करे, मोटिवेट करे, उनको अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करे। और बाकी के जो काम है ये भी टीचर के होते हैं लेकिन टीचिंग के नहीं होते। तो टीचिंग के अंदर कोई जरूरी नहीं है किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना, या और मतलब टीचिंग के अंदर आ तो जाता है, लेकिन जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ये कि मंथली उनको अपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट देनी पड़ती है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ में टीचिंग के अंदर ये भी आता है असेसमेंट है, मतलब किस तरीके से बच्चों को असेस करना है। तो सारे के सारे टास्क तो टीचिंग के ही हैं, लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बेस्ट जो काम है ना वो इसके अंदर देखना होता है, बेस्ट टास्क देखना होता है। तो डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलप ऑफ एक्सपीरियंस, टीचर को अपने एक्सपीरियंस के यूज करके बच्चों को डायरेक्ट करना चाहिए और उनको अच्छी अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट खुद को डेवलप कर सके और क्या करे कि स्टूडेंट को नई नई चीजें सीखने को मिले। तो बेस्ट जो आंसर था वो था इसके अंदर सी। और जहां पर हमारा नंबर 3 क्वेश्चन था उसका आंसर भी नंबर 3 ही, मतलब सी ठीक हो जाएगा। डायरेक्टिंग स्टूडेंट इन द डेवलपिंग ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ स्टूडेंट को डायरेक्शन देना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करना, यही हमारी टीचिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं। द टीचिंग इज नॉट थॉट एज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्शन, इन ऑप्शनों में से बताना है कि जो शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा गया, मतलब इनमें से वो हम लोगों ने चूज करना है जो शिक्षा के एक प्रक्रिया के रूप में नहीं सोचा जाता या उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ पीपल, इसमें लोगों की गतिविधियों को निर्देश करना। मतलब हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि बच्चों को डायरेक्शन देना टीचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, टास्क होता है। उसके बाद क्या है, पीपल्स के स्वरों को सुनना, कि बच्चों की बात को सुनना, उनके रिएक्शन को देखना, लिसनिंग द रिएक्शन ऑफ पीपल्स, पीपल जो हमारे स्टूडेंट है उनकी बातचीत को सुनना। ये भी हमारा टीचिंग का एक इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके द्वारा प्रोसेस के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। इंडोक्ट्रिनेटिंग अडल्ट आइडिया ऑफ यंग पीपल्स, इसके अंदर बताया गया कि युवा लोगों के लिए वैश्विक विचारों का को प्रेरणा करना। यहां पर ये जो पॉइंट है ना ये यहां पर नहीं होगा इंक्लूड हमारी टीचिंग की प्रोसेस के अंदर, तो यहां पर हमारा आंसर है सी होगा। इंडोक्ट्रिनेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाला, इसको ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन को नेगेटिव इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो डी जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहां पर राइट होगा, क्योंकि जो टीचिंग है उसको हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। तो इंडोक्ट्रिनेशन है जो हमारा नेगेटिव प्रोसेस में आता है, तो आई एन से हम लोगों ने याद रख लेना है कि इसको मैं नेगेटिव हूं, मतलब इंडोक्ट्रिनेशन आएगा तो वो नेगेटिव रूप में इस चीज को टीचिंग की प्रोसेस में इसको यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। अगर हम लोग अच्छे भी हैं ना तो कोई भी बंदा ऐसा आ गया, जैसे कई बार क्या होता है आप लोगों को पता है ना, टेररिज्म होते हैं, जो भी आतंकवादी होते हैं उनके लिए इन चीज का यूज किया जाता है, इंडोक्ट्रिनेशन का। मतलब इससे हम लोग सीख जाते हैं, कुछ ना कुछ नया सीख जाते हैं, ऐसा नहीं कि नया नहीं सीखते, लेकिन ज्यादा इसका यूज किया जाता है नेगेटिव चीजों के लिए, इसका यूज किया जाता है, तो इसको टीचिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, भी हम जो लर्निंग करते हैं, सीखते हैं कुछ ना कुछ चीजें, सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है, हम लोगों ने ये बात बतानी है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है भाई, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक है भाई, सीखते हैं तो ही इनके बारे में आती है अवेयरनेस। और प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। पर्सनल जजमेंट या एडजस्टमेंट, ये भी ठीक है। तो बेस्ट आंसर कैसे चूज करते हैं, तो सबसे पहले बेस्ट आंसर चूज करने के लिए हम देखते हैं कि हम जो सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं। देखो बात जब यूजीसी नेट की आती है तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, उस ऑप्शन को किस तरीके से चूज करना है,
हम लोगों को अपने माइंड को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस बोल रहा है लर्निंग का क्या होता है वो हम लोगों ने ढूंढना है इसमें से। तो देखो जब भी कोई बंदा है वो सीखता है नई नई चीजों को तो क्या होता है उसके माइंड में भी चेंजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, उसका माइंड वैसा ही बन जाता है। तो मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ये सबसे ज्यादा मैच करेगा यहाँ पर। जब मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो जाता है तो उसको हमारे आसपास की सोशल पॉलिटिकल चीजों की अपने आप नॉलेज होने लग जाती है, वो बंदा पढ़ लिखने लग जाता है। तो आने वाले टाइम में अगर वो बंदा पढ़ लिख के कोई भी स्टूडेंट एक अच्छी जॉब लेगा तो एम्प्लॉयमेंट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं ना, मतलब रोजगार ले सकता है वो। उसके बाद पर्सनल एडजस्टमेंट वो भी कर सकता है अगर बंदे को नॉलेज होगी। तो कब नॉलेज होगी, अगर बंदा है ही खड़ूस तो वो पर्सनल एडजस्टमेंट कैसे करेगा, उसका माइंड ही इस तरीके का है। तो जो लर्निंग होती है वो हमारे माइंड को क्या कर देती है, एकदम से मॉडिफाई कर देती है, हमें अच्छा इंसान बना देती है बुरे इंसान से। या हमारी जो थिंकिंग बुरी होती है उस थिंकिंग को चेंज करने के लिए लर्निंग का सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस होता है वो होता है लर्निंग का मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। इसके अंदर है डैश मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। हम लोगों ने बताना है कि खालिस्तान के माध्यम से हम लोग शिक्षण में जो हमारी शिक्षा होती है टीचिंग होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की भागीदारी संभव होती है। कौन सा ऐसा मेथड है इन चारों में से भी, ये मैंने क्विज में डाला था क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे लेक्चर मेथड लगा रहे थे। तो भाई पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है जहां पर बच्चे खुद बोल सकते हैं। मतलब पार्टिसिपेशन तो वो ही होती है ना भागीदारी, कि हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इजाजत होती है, जहां पर यहाँ बंदा खुल के बोल सकता है वो ही होता है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पूछा है। देखो बुक्स है, कोई भी बच्चा है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के आंसरों को। तो कोई भी बच्चा है वो दो लोग मिलके बुक्स का यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा तो नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो कोई बोलेगा मेरी ओर दे, कोई बोलेगा मेरी ओर दे। नंबर 3 पे बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। जो हमारे क्या होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी हमारा कंप्यूटर हो गया जिसके थ्रू, कोई माइक्रोफोन हो गया या कोई हमारा टेलीफोन हो गया जिसके थ्रू से हम दो या दो से अधिक लोग या चार लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं ऑडियो विजुअल पर यूज। कोई किसी के पास ईयरफोन है, मान लो दो बच्चे सुन लेंगे, एक कान में लगा लेगा एक फ्रेंड, दूसरे में दूसरा फ्रेंड लगा लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है ऑडियो विजुअल को हम दो या दो से अधिक लोग यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात आती है लेक्चर मेथड्स की। भाई कल सारे इस पे लगा रहे थे, मतलब 50% बच्चों ने लेक्चर मेथड चूज किया था, तभी ये मैंने क्वेश्चन दिया। भाई लेक्चर मेथड क्या होता है, एक ही टीचर बोलता है वहां पर। पार्टिसिपेशन तो वो होती है ना जहां पर लोग अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो लेक्चर मेथड में तो एक पीसफुली माहौल होता है, एक टीचर बोलता रहता है बच्चे सुनते रहते हैं। पार्टिसिपेशन कहां से हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो लास्ट में एंड ऑफ द डे टीचर बोलता है कि बेटा पूछ लो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, वो बात अलग है। डिस्कशन मेथड क्या होता है, यहां पर एक गोल मेज लगा दी जाती है या एक चौरस टेबल लगा दिया जाता है जिसके आसपास बच्चे बैठ जाते हैं। यहां पर बच्चे बैठ के क्या करते हैं कि अपनी डिबेट करते हैं या एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, सब लोग अपना पॉइंट व्यू रखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ए। तो राइट आंसर क्या है इसका, डिस्कशन मेथड। तो इसको याद रखना है भाई, आज के बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। भी यहां पर है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने का सबसे कम मौका किसके पास है। देखो यहां पर 4 ऑप्शन है, यहां पर फिर बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। अपने आप को टीचर मान लो यहां पर कि आप अगर टीचर होते तो क्या करते। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करो कि मोरल वैल्यू, एक टीचर के पास मोरल वैल्यू होनी जरूरी है। नैतिक मूल्यों वाला जो टीचर होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, वो नैतिकता में चलता है, एथिकली हर चीज को फॉलो करता है। वो तो भाई टीचर बन सकता है क्योंकि उसने टाइम टू टाइम हर चीज को एथिकली फॉलो किया होता है, वो टीचर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है।
लेकिन यहां से कम, सबसे कम चांस किसके पास है टीचर बनने के? जो बंदा क्या है, नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। सिंपल सी बात है, जिस बंदे का टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है वो इफेक्टिव टीचर कब बन सकता है? जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, अपने सब्जेक्ट में वेल होता है, वो तो टीचर होता है, मास्टर होता है, अपने सब्जेक्ट की मास्टरी होती है उसके पास। डिसिप्लिनरी क्या होता है, अनुशासन में रखने वाला टीचर। जो बंदे के पास हर चीज को एथिकली फॉलो करता है, अनुशासन में रहता है, वो तो भाई एक टॉप टीचर होता है, उसके पास अपने सब्जेक्ट की वेल नॉलेज होती है। यहां पर सी ऑप्शन रोंग है, क्योंकि एक बंदे के पास, जिसके पास इंटरेस्ट ही नहीं है टीचिंग का, वो टीचर बन के क्या करेगा, वो भी इफेक्टिव टीचर। तो यहां पर जो आंसर है इसका वो क्या है, वन हु हैज नॉट इंटरेस्ट इन टीचिंग। तो जो बंदे के पास टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है वो टीचर बन के क्या करेगा, वो भी इफेक्टिव वाला। तो यहां पर सी आंसर राइट था। उसके बाद हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, एनालाइज मींस बताना है इसके अंदर। तो हम लोगों ने ना एनालाइज के बारे में बहुत जगह पर पढ़ा होगा, जैसे हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं, रिसर्च की प्रोसेस में पढ़ा है, अकाउंटिंग जितनी भी पढ़ते हैं ना, चाहे वो वित्तीय प्रबंध है जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है, और बहुत सारे जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सब चीजों में हम लोग एनालाइज को पढ़ते हैं, रिसर्च में भी पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं। मैंने क्विज के अंदर दिया था, वहां ये 50% लोगों ने ये क्वेश्चन को क्या किया था, गलत किया था। वो क्यों करते हैं गलत, वो पढ़ते नहीं अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को। भाई मैंने पहले भी बताया कि किसी भी क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लो। आपके पास अब 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप लोग ना 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। गलत करने से तो अच्छा है ना कि 6 से 7 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि इसके अंदर इसको बोला जाता है विश्लेषण का अर्थ बताएं, एनालाइज। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है, अपने घटक भागों में से एक समस्या को तोड़ने की क्षमता, टू एबिलिटी टू ब्रेक अ प्रॉब्लम इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को पार्टों में डिवाइड करना, उसके बाद उसको क्या करना, वापस कंबाइन कर देना, जोड़ देना, मिला देना घटकों को। उसके बाद ए और बी दो ऑप्शन है, दोनों में से कौन सा सही है या दोनों सही है। लास्ट में है चौथे नंबर पर भी कोई भी सही नहीं है। तो हम लोग समझ लेते हैं एनालाइज को। एनालाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डीपली समझने के लिए ना, ये प्रॉब्लम है, इसको डीपली समझने के लिए हम लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, टुकड़े करने को क्या बोला जाता है, एनालाइज बोला जाता है। ठीक है, जब इसको हम वापस जोड़ देते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिंथेटिकल। ठीक है, ये आगे समझते हैं। इसका आंसर आएगा ए नंबर आंसर है इसका। सिंथेसिस बोला जाता है इसको। या एनालाइज क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, और क्या होता है, किसी भी छोटे छोटे टुकड़े जो किए हैं उनको वापस एक अच्छे सॉल्यूशन में बदल देना, वो क्या होता है, सिंथेसिस उसको बोला जाता है। सिंथेटिकल बोला जाता है इसको, एनालिटिकल बोला जाता है इसको, सिंथेटिकल बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ये जो मैंने ये डाली है ना, आपके सामने एक पिक्चर डाली है, इसको अच्छे से समझ लो कि एनालिटिकल क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेटिकल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं, इसको इसी तरीके से बना लो अपने कॉपी के ऊपर। ठीक है, कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे उसको एनालिटिकल बोलते हैं, और सिंथेटिकल उसको बोलते हैं जब छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक अच्छा सोल्यूशन तैयार कर देते हैं, उसको सिंथेटिकल बोला जाता है। नंबर 9 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने वाला मेथड कौन सा है इन चारों में से। देखो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सूचना संग्रह का एक विकल्प हो सकता है, हम लोगों ने ये बताना है। और जो ये 4 के 4 ऑप्शन है आपस में इतना कोरिलेट करते हैं, सारे के सारे आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। तो लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूं हर चीज को पढ़ना। तो यहां पर बात की गई है स्कोप की। स्कोप क्या होता है, भी कोई भी चीज है, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसी स्कोप में रहकर हम लोगों को क्या करना होता है, काम करना होता है, उसको स्कोप बोल देते हैं यहां पर। उसके बाद बात करते हैं प्लान की। जब हमारे पास डाटा इकट्ठा है उसके बाद ही हम प्लान बनाते हैं उस स्कोप के लिए, या उतने उतने एरिया के लिए प्लान बनाते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे सामने जो भी परिणाम निकल कर आते हैं ना, उसको रिपोर्ट बोला जाता है। यहां पर बचता है शेड्यूल। शेड्यूल किसको बोला जाता है, अनुसूची या सारणी को, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक अपना शेड्यूल तैयार कर लेते हैं,
उस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा का सारा काम करते हैं, उसी स्कोप में रहकर उसके ऊपर प्लान बनाया जाता है, बाद में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। शेड्यूल के द्वारा क्या होता है, एक सर्वे जैसे हम लोग डाटा इकट्ठा करने में शेड्यूल का यूज किया जाता है, ठीक है, उसको शेड्यूल बोला जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनर टाइप लगा लो, इस तरीके से हम थोड़ा लोगों से पूछताछ करके एक शेड्यूल भर देते हैं। कोई वो फॉर्म वगैरह लगा लो, उस शेड्यूल को भरते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शेड्यूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 10 नंबर ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं कि इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास इज वीक यू शुड ऑप्शंस। जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा चूज करोगे अगर आपकी क्लास में अधिकांश छात्र कमजोर हैं तो। देख लेते हैं, नोट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। क्यों, देखो यार, अगर हमारी क्लास के अंदर 2-4 बच्चे अच्छा वर्क कर रहे हैं या इंटेलिजेंट है, अगर उनकी केयर करनी छोड़ दी ना, तो भाई सारी क्लास ही नालायकों की हो जाएगी। तो ये तो हम लोग कभी भी चूज नहीं करेंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं, कीप यूर स्नैपेड ऑफ टीचिंग ग्लास्ड सो दैट स्टूडेंट कंप्रेंशन लेवल में इंक्रीज। यार हम लोग किस तरीके से उनका कंप्रेंशन लेवल इंप्रूव कर देंगे, जब बच्चा इजी चीजों को नहीं समझ रहा, बच्चा पहले से वीक है, तो कंप्रेंशन लेवल अगर उनका इंक्रीज कर देंगे तो बच्चा क्या उन चीजों को समझ पाएगा, क्योंकि बच्चा पहले ही वीक है। तो यहां पर ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, कीप यूर टीचिंग स्लो विच कैन आल्सो बी हेल्पफुल टू ब्राइट स्टूडेंट्स। ये तो ब्राइट के लिए अच्छा रहेगा, उनको हेल्पफुल करेगा कि हम लोग थोड़ा धीमा कर दें शिक्षा का जो हमारा विस्तार है, या हम लोग जो भी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, उसका जो लेवल है, उसकी जो स्पीड है, उसको थोड़ा कम कर दें, ताकि जो ब्राइट स्टूडेंट है ना, वो ज्यादा चमकने लग जाए, उनको अच्छे से समझ आने लग जाए। और ये ऑप्शन कुछ हद तक ठीक है। नंबर 4 पर बात करते हैं, कीप यूर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। जो भी बच्चे हैं ना, उनको क्या करना चाहिए कि जो हमारी टीचिंग है उनको तो स्लो कर दिया, साथ में तीसरे नंबर पर स्लो कर दिया था, अब स्लो के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल, कि बच्चों को ज्यादा उज्जवल बनाने के लिए, उनको ज्यादा सिखाने के लिए, जो वो बच्चे वीक हैं उनको इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम लोगों को टीचिंग तो स्लो कर देनी चाहिए, शिक्षण का जो सत्र है उसको धीमा कर देना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ अधिकतर मार्गदर्शन, मतलब एक्स्ट्रा गाइडलाइन देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हर चीज को समझ जाएं। उनको इजी मेथड से हर चीज बतानी चाहिए, एक्स्ट्रा गाइडलाइन देनी चाहिए कि बच्चे तू ऐसा किया कर, घर जाके इतनी बार लिखा कर इस चीज को, अगर तूने ये चीज सीखनी है। तो यहां पर डी ऑप्शन है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, और 10 क्वेश्चन आपके सामने अच्छे अच्छे मैंने रख दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। डियर फ्रेंड्स, फीडबैक दिया करो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसके बारे में मुझे भी पता लग सके कि आप कितना प्रोग्रेस में है और कितना अच्छे से आपको आ चुका है। और मैं ये बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का जो लेवल है वो हार्ड तक जाएगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर लाइक जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो यार, वहीं से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।